आदाब। अपने खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सरा वारिस। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब से अमवात का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। दोनों रियासतों में मौत की शराब ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। कई घरों का वाहिद कमाऊ चला गया तो कोई बाप के साये से महरूम हो गया। इन वाकयात ने जिंदगी भर का जख्म दे दिया है इनके अफराद खानदान को। जाहिर है मुआवजे का मरहम भी उनके जख्मों को भर नहीं सकता। हालांकि सरकार ने आनन फानन में कार्रवाई की है और इसका रिजल्ट भी सामने है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि इनकी रियासत में शराब माफियाओं का कारोबार जोरों शोर से जारी है, या फिर ये मान लिया जाए जो साबिक वजीर आला अखिलेश यादव कह रहे हैं। क्या इख्तिदार के नशे में मगन सियासतदान ये भूल जाते हैं कि इंतखाबात में अवाम ने अपनी जान और माल की जिम्मेदारी उन्हें दे दी होती है? फिर आखिर क्यों घर का सरपरस्त उनकी जान की बाजी लगा देता है? रियासत में कब और कौन सी अशिया बड़ी मकदार में आ रही, इसका इल्म इंतजामिया और सरकार को बखूबी होता है। आखिर उस वक्त सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? आज इसी मौजू पर जानेंगे अपने दो खास मेहमानों से उनका रुख अपने खास प्रोग्राम दो रुख में। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब जो कि तर्जुमान हैं एसपी के, हमारे साथ लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ चंद्रभूषण पांडे साहब हैं जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं। ये अपना पक्ष रखेंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में। जो इख्तिदार में होते हैं उनकी जवाबदेही होती है, जाहिर सी बात है। चंद्रभूषण पांडे साहब आपके पास आना चाहेंगे। आखिर जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार इन अमवात की जिम्मेदारी लेती है? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो सत्ता में बैठा है उसे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और आम जनता के जीवन की, आम जनता के स्वास्थ्य की, आम जनता की बेहतरी के लिए सरकारें चुन के आती हैं, तो उससे हम नहीं भाग रहे हैं। ठीक। लेकिन इस पीड़ा के क्षण में जो ये हृदय विदारक घटना घटी है, हमारी पूरी सरकार गहरी संवेदना के साथ उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। और उसके साथ ही मैं कुछ चीजें रखना चाहूंगा जो इस घटनाक्रम पे और सूक्ष्मता से प्रकाश डालेगा। पहली चीज तो यह है कि ऐसा नहीं है कि इस घटना को लेकर सरकार सोती रही, जैसा बार बार कई चैनल खबरों को चला रहे हैं। सच यह है कि अगर 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 जनवरी 2019 के बीच सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो अभियान चलाए, इस अभियान में लगभग 16 लाख लीटर अवैध शराब हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर जो निर्मित हो रही बरामद किया। इसमें औसतन प्रतिदिन 9 गिरफ्तारियां होती रही, प्रतिदिन 9 गिरफ्तारियां। औसतन प्रतिदिन 117 अभियोग पंजीकृत होते रहे और औसतन प्रतिदिन 1121 स्थानों पर छापे पड़ते रहे। ये पूरी तस्वीर है। डिपार्टमेंट काम करता रहा, लेकिन घटना उसके बाद भी घटी है, पीड़ादायी घटना है। और इसमें हम कुछ भी कर लें नहीं, लेकिन चंद्रभूषण साहब आपको नहीं लगता कि सरकार ने कहीं ना कहीं ढील दी है? क्योंकि अगर और दिगर हुक्मनामे की बात की जाए, अगर रोमियो स्क्वाड की बात कर लें तो इसको लेकर हमेशा खबरें सुर्खियों में रहती हैं। और साथ ही साथ अगर बात कर लें इनकाउंटर की, तो धड़ाधड़ सरकार इनकाउंटर भी करवाती है। इस ताल्लुक से तो हुक्मनामे बड़ी जल्दी जारी कर दिए जाते हैं। आखिर रियासत के अवाम के हेल्थ की, सेहत की सुरक्षा कौन देगा? नहीं, इसमें 3-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा जो बहुत ही सॉलिड बातें हैं। पहला तो यह है कि जिन दुकानों पर, जितनी पंजीकृत लाइसेंसी दुकानें हैं, वहां पे जो शराब बिकती, पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद उसमें बार कोड और QR कोड का इंतजाम किया गया है। कोई भी ऐसी शराब नहीं बिक सकती है जो बाहर से आती है। और ये QR कोड मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट पर लगाया जाता है। दूसरा, जितने भी स्प्रिट का ट्रांसपोर्ट होता है, मिथाइल अल्कोहल का ट्रांसपोर्ट होता है, ये GPS मॉनिटर्ड है। इसमें भी QR कोड लगा के टैंकर पे ये ट्रांसपोर्ट होता है। तीसरी बड़ी चीज है, अगर आपको ये जानकर के अभी हमने हर जिले में जो 2018-19 सर अभी किया है ना सर, अभी किया है ना। इससे पहले अगर किए होते, इससे पहले अगर किया होता, सरकार इतनी ज्यादा मुतहर्रिक होती, एक्टिव होती। पिछले पॉलिसी ईयर का नहीं तो इतना बड़ा ये जो हादसा पेश आया है, जो ये हादसा, ये जो मातम पसरा है तमाम घरों में, ये नहीं होता शायद। अब्दुल हफीज गांधी साहब, अगर सरकार एक्टिव होती इस ताल्लुक से, तो जाहिर सी बात है इस पर नकेल कसा जा सकता था। ऐसा वाकया जो रोनुमा हुआ है वो नहीं होता। देखिए, आप देखिए कि सहारनपुर से लेकर और कुशीनगर, यानी एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूरा का पूरा प्रदेश इन्वॉल्व है। अगर आज सरकार छापेमारी कर रही है, पुलिस छापेमारी कर रही है, तो ये कैसे जो है बरामद हो रही है? इसका मतलब एग्जिस्ट करती थी कहीं ना कहीं। सरकार जितनी पाबंदी कह ले कि हम सख्त थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जहरीली शराब जो है एग्जिस्ट करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर। आप देखिए, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक हरदोई में हमने केस देखा कि मंदिर के प्रेमिसेस से अपने कार्यकर्ताओं को शराब बांटने का काम करते हैं। गाय जो है वो पवित्र है,
हर किसी के लिए मैं समझता हूं कि एक आस्था का विषय है, लेकिन गाय के प्रोटेक्शन के लिए सरकार जो है शराब का एनकरेज करती है और उस पर सेस लगाकर जो है कहीं ना कहीं एनकरेज करने की कोशिश की जाती है। तो जिस सरकार की मानसिकता इस तरह की हो कि वो अल्कोहल से फायदा उठाना चाहती है, जिस सरकार में जो उनके नेता हैं वो इस मानसिकता के हो कि अपने कार्यकर्ताओं को शराब बांटें, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई भी नैतिक जो है राइट नहीं बनता है कि वो इन सारी चीजों के लिए बोले। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आपने कहा एनकाउंटर हो रहे हैं, पहले सरकार कहती थी कि अपराधी और माफिया जो है उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। तो ये कौन से माफिया हैं जो ये सारी की सारी चीजें कर रहे हैं? बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। सबसे पहले आपके टीवी के चैनल के जरिए से मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी पार्टी की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूं और सरकार से सख्त जो है कार्रवाई की मैं उम्मीद करता हूं और ये चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन जो ट्रस्टेड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनसे इस पूरे के पूरे मामले की जांच कराई जाए। वरना पहले हमने कानपुर में भी देखा कि कुछ महीने पहले कानपुर में भी इसी तरह की घटनाएं हुई थी और सरकार नहीं चेती थी। बाराबंकी में भी इस तरह के केसेस निकल कर आए थे और सरकार नहीं चेती थी। तो सरकार क्या सिर्फ तब जागेगी जब इतने बड़े बड़े जो है हादसे हो जाएंगे? तो मैं तो यही कहूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो सफेद पोश हो, चाहे वो अधिकारी हो, ब्यूरोक्रेट हो या छोटे मोटे जो लेवल पर जो अधिकारी काम करते हैं अल्कोहल डिपार्टमेंट में वो हो, उन सबके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। ये सरकार को करना चाहिए, वरना इस सरकार की प्राथमिकताएं दूसरी हैं। इस सरकार जो है वो मीडिया हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। ये इवेंट तो करते हैं लेकिन इनके बस की बात नहीं है। आज जो है उत्तर प्रदेश में क्राइम 5 टाइम्स ज्यादा बढ़ चुके हैं। महिलाओं के खिलाफ जो है 24% जो है क्राइम हमारी सरकार और इनकी सरकार के मुकाबले में बढ़ चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर फेल है, कोई भी जो है इनकी योजना जो है जमीन पर नहीं दिख रही है और सारी की सारी बातें जो है वो टीवी चैनल के माध्यम से और अखबारों से सरकार कह रही है। कोई भी जो है कानून का इकबाल, रूल ऑफ लॉ उत्तर प्रदेश के अंदर रह नहीं गया है और इसीलिए हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इसीलिए चंद्रभूषण साहब आपसे सवाल पहले ही किया था। इनकाउंटर को लेकर तो सरकार बड़े हुक्मनामे जारी कर देती है। रोमियो स्क्वाड की अगर बात कर ले तो वो भी खबरें हेडलाइन में बनी रहती है। आखिर कारोबार माफिया जहरीली शराब को लेकर इतने जोरों शोर से कारोबार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, क्या सरकार को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था या फिर सरकार भी इसमें संलिप्त थी? देखिए, मैं इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत ही तथ्यपरक तरीके से बात रखना चाहूंगा क्योंकि राजनीतिक टिप्पणियां मैं भी कर सकता हूं। ठीक है। और पिछले अगर 3 महीनों के अंदर 4 महीनों के अंदर जो पिछले दिनों करनी भी नहीं चाहिए, सियासत भी नहीं करनी चाहिए, जाहिर सी बात। वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वहां पर दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वहां पे चाहे वो कानपुर की घटना हो, चाहे बाराबंकी की घटना हो, चाहे आजमगढ़ की, वहां समाजवादी पार्टी के नेता उसमें गिरफ्तार हुए, जेल में है आज की डेट में। लेकिन मैं उसमें बात नहीं करते हुए ये बात रखना चाह रहा हूं कि कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, देखिए किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहली बार जो एक्साइज एक्ट की धारा 66A है जिसमें सीधे मृत्युदंड का प्रावधान है, उसमें हम FIR कर रहे हैं और दर्जनों FIR हुए हम और इसमें 200 से अधिक गिरफ्तारियां हमने की हैं। जब ये हो गया उसके बाद कर रहे हैं ना आप। और चंद्रभूषण साहब आपकी सरकार जब कर रही है, नहीं मैडम, जब ये वाकया हुआ 2,500 के चिराग बुझ गए, अगर पहले ही सरकार मुतहर्रिक हो जाती है, एक्टिव हो जाती है तो शायद ये दिन देखने नहीं पड़ते। नहीं, आप मेरी बात को थोड़ा सा ना, आप मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दें। देखिए, मैंने पहले भी बताया 2400 से अधिक गिरफ्तारियां 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 जनवरी 2019 की भी 2400 गिरफ्तारियां हमने की है। 2467 2467 गिरफ्तारियां की इस घटना के पहले। ऐसा नहीं कि हम सो रहे थे। दूसरी बड़ी चीज मैं बताना चाह रहा हूं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी या बसपा सरकारों के दौर में सिंडिकेट काम करते थे, कुछ मुट्ठी भर लोगों का कब्जा था, वो पार्टी को चंदा देते थे और जहरीली शराब लाइसेंसी दुकानों से बेचते थे। आज वो नहीं हो रहा है। आज लाइसेंसी दुकान आम आदमी के हाथ में है, ई टेंडरिंग है, पारदर्शी व्यवस्था है और पार्टी को यहाँ पार्टियां हमारी शराब से नहीं चलती है। जैसा अभी हमारे भाई ने कहा कि आप एक्साइज ड्यूटी पर वो सेस टैक्स लगा दिया गायों के लिए, तो सेस टैक्स लगाने से शराबें महंगी हुई है और शराब को महंगी करने का मतलब शराब पीने को हतोत्साहित करना है। तो हतोत्साहित करना कोई बुराई नहीं है। हमेशा ऐसी कच्ची शराब कहां से आ गई सर? ज्यादा टैक्स लगा के उनको सर, आपकी रियासत में कच्ची शराब कहां से आ गई फिर? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, मैं इस उड़ के तो नहीं जाती होगी ना, मानता हूं सर, उड़कर तो नहीं जाती होगी, जांच होगी, बाई रोड जाती होगी, लंबे हाथ हो गए, बाई रोड जाती होगी, कैसे जाती होगी? अगर दूसरे रियासत से मान लीजिए, कई बयानात, कई निजाम के बयानात हमने टीवी चैनल्स पे देखे, उनका ये कहना था और हमने तय किया है कि कोई भी इन्वॉल्व होगा, कितने भी लंबे हाथ होंगे, लेकिन योगी सरकार के कानून का जो डंडा है ना बहुत निर्मम है और किसी को
रहम नहीं करने वाला है। तो उस वक्त क्यों नहीं डरना चलता है? मान लीजिए ये शराब रोड के रास्ते आई होंगी, हवा से थोड़ी नहीं आ जाएंगी, तो क्या रोड के रास्ते निकलते हुए, या अगर बात की जाए सिविल की, इंतजामिया की, तो क्या वो भी इसमें विलुप्त था? वो भी सरकार के इशारे पर काम कर रहा था, जिस तरीके से साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया है? क्या यही मान लिया जाए चंद्रभूषण साहब? नहीं, ये सच है कि इसमें अगर किसी लोगों की लापरवाही समझ में आई, इसलिए 2 दर्जन से अधिक इसे लापरवाही कह रहे हैं, इसे लापरवाही कह रहे हैं आप, इसे किसी की जिंदगी के साथ खेलना कहा जा सकता है। अब्दुल हफीज गांधी साहब, आप क्या कुछ कह रहे थे? आपका रिमार्क्स अभी तो उसमें जी मैं ये कह रहा था, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार और बिहार में जो है इनकी कोalition की सरकार है, तो ये हो क्यों रहा है? आज बड़े अधिकारी जो है इन सारे स्टेट्स को लेटर लिख रहे हैं कि शराब कहां से आ रही है। आपको नहीं पता? आप क्यों नहीं जागते हैं? क्या इतनी बड़ी घटनाएं होना ही आपके जागने का सबूत होगा? क्यों नहीं आप पहले जागते हैं? क्यों नहीं आप इस तरह की चीजें करते हैं? कानून बनाना अलग चीज है और कानून का इंप्लीमेंटेशन अलग चीज है। आपने 1500 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, उसमें बहुत सारी मौतें भी हो चुकी हैं कहीं ना कहीं, और ये फेक एनकाउंटर है पूरे, क्योंकि पुलिस की स्टोरी एक ही है कि अपराधी आए और मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ और उसके पैर पे ही गोली लगती है। तो ये जानबूझकर इस तरह की चीजें की जा रही है। और एनकाउंटर होने के बाद भी क्या उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध कम हो गए हैं? इन्हीं की सरकार के आंकड़े कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर 5 गुना जो है अपराध बढ़ चुके हैं, महिलाओं के प्रति बढ़ चुके हैं, SC ST जो हमारा दलित समाज है उसके खिलाफ अपराध बढ़ चुके हैं। तो एक तरफ आप एनकाउंटर करा रहे हैं, दूसरी तरफ अपराध बढ़ रहे हैं। इसी तरह से एक तरफ आप सख्त कानून बना रहे हैं और दूसरी तरफ जो है इस तरह की जहरीली शराब आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही है। कहां से आ रही है? हरियाणा आज आप देखिए कि बिहार जो है वो ड्राई स्टेट है, वहां पर शराब बिल्कुल बंद है, फिर ये क्यों आ जा रही है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के लोग, आपकी सरकार के लोग, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के लोग ये गोरख धंधा करवा रहे हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी नैतिकता नहीं है इस मसले पर बोलने की, क्योंकि इन्हीं के लोग जो है मंदिर के प्रांगण से कहीं ना कहीं शराब बांटने का काम करते हैं अपने। और मुझे बता दीजिए, एक इनके बड़े नेता ने शराब बांटने का काम किया, एक स्टेटमेंट अमित शाह जी की तरफ से आया हो या योगी जी की तरफ से आया हो उस नेता के खिलाफ, तो मुझे बता दें। तो जो लोग अनैतिक हैं तो इस तरह के कामों को वो प्रोत्साहन देंगे और इसी की वजह से आम आदमी को जो है कहीं ना कहीं अपनी जान गंवानी पड़ती है। मैं समझता हूं कि ये बहुत संवेदनशील मसला है और उन परिवारों से जाकर पूछिए जिनके लोग जो है इस दुनिया से चले गए। आप कंपनसेशन दे देंगे, लेकिन 2 लाख रुपए 50,000 रुपए क्या मायने रखता है ऐसे लोगों के लिए? तो हम तो यही कहेंगे कि इसकी जो है सघन जांच होनी चाहिए, बहुत गहरे तक जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें सम्मिलित हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बीआरडी की तरह ना हो जाए कि मौतें तो अगस्त में होती हैं और चीफ मिनिस्टर पहले ही बोल देते हैं कि जो है ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई हैं, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट बाद में आती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर मीडिया में बोल देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई थी। मैं समझता हूं कि इस मसले को भी रफा दफा ना कर दे सरकार, इसलिए अपोजिशन पार्टी के तौर पर हम लोग भी पूरा का पूरा प्रेशर बनाएंगे और आप भी जो है मीडिया के माध्यम से सरकार पर कांस्टेंट प्रेशर रखिए ताकि ये लोग इस दफा जो है इस चीज को रफा दफा ना कर पाए। जी चंद्रभूषण साहब, क्या लगता है नौकरशाही और घूसखोरी इसकी एक अहम वजह रही होगी? ये वजह है? देखिए सना जी, मैं हाफिज जी ने बहुत लंबी चौड़ी नैतिकता पे प्रवचन दिया। शायद ये पार्टी में नए हैं, इनको अपने पार्टी का इतिहास नहीं पता है या व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी हो सकते हैं इसलिए अच्छा सोचते हैं। मैं मानता हूं कि चुनाव का दौर चल रहा था और इसी लखनऊ और आसपास में 125 से अधिक मौतें हुई थी। विधानसभा चुनाव के पूर्व की घटना है और हमारी पार्टी ने उसी समय तय कर लिया था कि हम एक्साइज अरेंजमेंट को ऐसा करेंगे कि समाजवादी पार्टी के कुशासन में 100 से अधिक हुई मौतों को हम दोहराने नहीं देंगे। और उसको लेकर के हमने सारे सिंडिकेट को तोड़ा, सारे ई टेंडरिंग की प्रोसेस शुरू की, सारी पारदर्शी प्रक्रिया शुरू की, QR कोडिंग शुरू किया, बार कोडिंग शुरू किया, GPS सिस्टम को इन्वॉल्व किया। आज जाकर के लगभग वो सिंडिकेट ध्वस्त हो चुका है। मैं मानता हूं कि अभी कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह गई जिसके कारण ये चीजें हुई है, उसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं खनन माफियाओं को संरक्षण देगी, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं भू माफियाओं को संरक्षण देगी, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं देह व्यापार को संरक्षण देगी। देखिए एक ऐसी सरकार है बिल्कुल तो नैतिकता पर कुछ भी मत बोलिए। नहीं, क्योंकि कुछ हमारे पास साक्ष्य है उसका, आप देवरिया में हमारे पास साक्ष्य है उसका, शेल्टर हमारे पास साक्ष्य है उसका। सच्चाई है और आपने क्या किया नैतिकता पर बोलने के पहले आप अपना इतिहास देखिए। देवरिया में शेल्टर होम में क्या हुआ आप ये बताइए। मैं मानता हूँ ये पीड़ादायी क्षण है, सरकार ने क्या किया? मानता हूँ पीड़ादायी क्षण है, मैं मानता हूं ये दुखद क्षण है और इसकी पुनरावृत्ति न हो इसको लेकर सरकार कमिटेड है। वी विल नेवर कंप्रोमाइज। और इसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू 40% से अधिक बढ़ा है। रेवेन्यू इसलिए बढ़ा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, रेवेन्यू का लीकेज नहीं है, पारदर्शी व्यवस्था है।
अब और इस तरह के जो न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोग थे उनको तंत्र से बाहर किया गया। सर और इस साल अभी 2019 कैसे बाहर किया गया? सर जमीनी सतह पर तो नहीं दिखाई देता। 4 गाड़ियां प्रत्येक जिले में दे रहे हैं। जमीनी सतह पर तो नहीं दिखाई देता। आखिर कौन वो लोग थे जो जोरों शोर से जहरीली शराब का कारोबार करते रहे, सरकार के नाक के नीचे करते रहे? जाहिर सी बात है जो चीजें दूसरी रियासत से मान लीजिए अगर आई होंगी तो क्या इसकी इत्तला सरकार को नहीं थी? अगर उस वक्त ये कार्रवाई की गई होती सरकार की जानिब से, उस वक्त ये हेडलाइन बनी होती कि सरकार ने इतनी जहरीली शराब जो है जब्त की है और इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या खौफ नहीं बनता लोगों में? जो शराब माफिया हैं उनमें खौफ नहीं बनता? फिर वो आगे से ऐसा काम नहीं करते और आज जो हमें दिन देखना पड़ रहा है वो नहीं देखना पड़ता? नहीं, नो डाउट ये जो घटना की हुई है, घटना को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। नहीं तो आप मानते हैं, आप मानते हैं कि जिस तरीके से साबिक वजीर आला पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की शह पे ये काम हो रहा था, वैसे इतने धड़ल्ले पे ये काम नहीं हो सकता था, क्या आपकी पार्टी ये मानती है? देखिए सना जी मैं इसमें हमारी पार्टी, हमारी सरकार ये मानती है कि ये सारे घटनाक्रम का हम बहुत सूक्ष्मता से जांच कर रहे हैं और जो भी नेक्सस होगा, जो भी सिंडिकेट अगर कहीं कोई पाया जाएगा उसका हम खुलासा करेंगे, उनको हम जेल भेजेंगे और फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। लेकिन ये मैच्योर टिप्पणी करना ये हमारा स्वभाव नहीं है। देखिए क्या ये नहीं लगता कि यही दिन देखने के लिए सरकार, यही दिन देखने के लिए आवाम ने सरकार को चुना था? देखिए ये सना जी मैं मानता हूं सना जी कि ये रिपीट न हो घटना। हाँ। हर घटना को सीखने का भी मौका होती है, पीड़ादायी क्षण है, मैं उसको जस्टिफाई न करते हुए पुनः बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हो सकता है इस घटना के बाद ही जो बची खुची कमर तोड़ने की रह गई है ऐसे लोगों की, वो कमर तोड़ के उनको हम लोग नष्ट कर देंगे और उत्तर प्रदेश को एक दिन पुनः नहीं देखने पड़ेंगे। देखिए सना जी, ये वो सरकार है जो रेपिस्ट को सपोर्ट करती है और फिर कानून का राज स्थापित करने की बात करती है। कुलदीप सेंगर को आज तक इन्होंने पार्टी से नहीं निकाला है, जबकि सीबीआई इंक्वायरी उसके खिलाफ चल रही है और इन्होंने कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट तक बचाने का काम किया। जब मीडिया का प्रेशर पड़ा, पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर पड़ा, एक आम जनमानस का प्रेशर पड़ा, तब ये जाकर जो है सीबीआई इंक्वायरी कराने के तैयार हुए और पूरी बचाने की कोशिश की। उसके बाद देखिए जेलों में अपराधियों के हम साथ नहीं है, लेकिन जेलों में लोग मार दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में हमने देखा कि विवेक तिवारी को किस तरह से जो है पुलिस ने दिन दहाड़े जो है मार देती है और प्रमोशन के लिए इनकाउंटर कर दिया जाता है। काफी है? क्या पैसा देना काफी है? क्या प्रदेश के अंदर क्या रूल ऑफ लॉ को स्थापित नहीं करना चाहिए? बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान काम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आप एक तरफ अपराधियों को बचाते हैं, रेपिस्ट के साथ खड़े नजर आते हैं। आप देखिए जो महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं उनके खिलाफ आप खड़े नजर आते हैं। देवरिया शेल्टर होम्स में 1 साल तक जो है इलीगल कार्रवाई होती रही और इनकी सरकार ने कुछ नहीं देखा हो और इनके बड़े बड़े मंत्री, इवन चीफ मिनिस्टर भी वहां भैया वो आपके पार्टी बड़े बड़े मंत्री आते हैं और इनकी पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व रहे थे, पार्टी इनके मंत्रियों के रिलेटिव्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे, तो देवरिया में कोई काम नहीं होगा। आप देखिए बीआरडी की घटना देखिए, चीफ मिनिस्टर 3 बार उस हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करते हैं और उसके बाद भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि करप्शन था वहां पर। इस सरकार में जितनी भर्तियां हुई वो सबके पर्चे लीक हुए, कॉपियां बदल दी गई, नंबर बदल दिए गए, बार कोडिंग बदल दी गई, अभी बार कोडिंग की बात कर रहे हैं, कोडिंग बदल दी गई, कॉपियां बदल दी गई, कॉपियां जला दी गई। ये है आप लोक सेवाओं को बेचने वाले लोग, आप भर्ती भर्ती इनकी अभी तक सही नहीं है और नहीं कर पाए हैं, हर पेपर इनका लीक हुआ है। आज 20 लाख लोग कर्मचारी हड़ताल करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी ओल्ड पेंशन को बहाल करने के लिए। ये सरकार के कान पर जू नहीं रखता है। तो ये सरकार कानून की बात करती है, नैतिकता की बात करती है, रूल ऑफ लॉ की बात करती है, लेकिन करता बिल्कुल उल्टा है। ये आप देखिए, इन्होंने आरएसएस ने लखनऊ के अंदर एक एटीएम लगा रखा है और उत्तर प्रदेश से सारा का सारा पैसा आरएसएस के माध्यम से बीजेपी को दूसरे प्रदेशों में इलेक्शन लड़ने के लिए लखनऊ से इकट्ठा किया जाता है। ये आरएसएस का एटीएम कौन है, ये मैं समझता हूं कि टीवी चैनल्स को पता करना चाहिए। उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेशों के लिए पैसा आरएसएस के माध्यम से बीजेपी के लिए जाता है और आरएसएस ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक एटीएम लगा रखा है। तो ये इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, ये संरक्षण देते हैं माइनिंग माफियाज को, शराब माफियाज को, और जो नकल माफिया है ये पूरी का पूरा देते हैं। 11,000 लोगों ने बगैर एग्जाम दिए हुए पिछले साल पास हुए थे। 11वीं और 12वीं में 11,000 लोग बगैर एग्जाम दिए पास हो जाते हैं। तो ये है इनकी नकल भी परीक्षा, ये है इनका नकल माफियाओं को संरक्षण, ये है इनका शराब माफियाओं को संरक्षण, और ये है इनका माइनिंग माफियाओं को, खनन माफियाओं को संरक्षण। आप ये देखिए जिस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मर्डर के केसेस चल रहे हो, रॉइट के केसेस चल रहे हो, दंगा भड़काने के केसेस चल रहे हो, वो चीफ मिनिस्टर और उसकी सरकार
कभी भी जो है वो कानून को बहाल करने की बात उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती, और इस तरह के केसेस हो रहे हैं। लोग जानते हैं, आज आप देखिए कि पुलिस का मॉरल क्या है, पुलिस का मॉरल क्या है। ये लोग, इन्होंने योगेश राज को, जो कि बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा से शिशिर अग्रवाल जुड़ा हुआ है, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। इनके लिए जान की कीमत कुछ मायने नहीं रखती है, और बुलंदशहर इसका जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से योगेश राज को और शिशिर अग्रवाल को, जो इनकी पार्टी से आरएसएस बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, उनको बचाने का प्रयास सरकार करती है। तो ये सरकार, 10,000 लोग बेघर हो गए। आपने देखा कि यूएस से रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी देश के अंदर बड़े दंगे करा सकती है। घरों से बाहर हो गए कराने वाले लोग हैं, ये धर्म का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, ये जाति की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये संविधान के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं। तो इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहूंगा कि इनको उखाड़ फेंके 2019 के अंदर। चंद्रभूषण साहब, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार बात करती है, लेकिन जमीनी सतह पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिखता है, इसीलिए अवाम भी जो है खौफजदा है। ये तो मानते होंगे ना कि उत्तर प्रदेश में अवाम जो है, अकलियत अगर खास तौर पर उनकी बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं खौफजदा दिखाई देते हैं। आखिर लॉ एंड ऑर्डर इतने सख्त क्यों नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर किसी खास तबके के लिए क्यों सख्त नहीं है? ये भी सवाल आपसे कर रहे हैं। देखिए, सच है, देखिए, झूठ बोलने से सच जो है वो बदल नहीं जाएगा। सच है कि उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कमर टूट चुकी है। सच है, आज चाहे भू माफिया हो, चाहे सुपारी किलर्स हो, चाहे बड़े बड़े सिंडिकेट चलाने वाले लोग हैं, आज वो उत्तर प्रदेश से बाहर हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, या तो वो जेलों के अंदर है, या तो पुलिस मुठभेड़ में तमाम लोग जो है स्वर्गारोहण कर चुके हैं। ये सच्चाई है, नंबर एक। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी की सरकार अच्छी अच्छी बातें कर रही है, तो ये लोग हंस रहे होंगे, पब्लिक इसको सुन के हंस रही है। पुलिस मुठभेड़ में किसे मारा जाता है? दंगे होते थे। पुलिस मुठभेड़ में किसे मारा जाता है, किस बेगुनाह को मारा जाता है, ये भी आवाम जानती है। लखनऊ की विवेक तिवारी का मामला भी भूले नहीं है। मानवाधिकार आयोग उसको मॉनिटर, तो विवेक तिवारी के मामले में गिरफ्तारी हुई है, जेल के अंदर है, वो चार्जशीटेड है, वो 302 के नहीं तो सरकार, मेरा सवाल ये है कि सरकार इनकाउंटर करने के लिए तो कह देती है, सरकार इनकाउंटर करने के लिए तो कह देती है, लेकिन इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं सर। लेकिन जो ये माफिया है, जो कारोबार कर रहे हैं, जो गैर कानूनी कारोबार कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार को सख्त नहीं होती है। चंद्रभूषण साहब, आपसे सीधा सवाल है। अब्दुल हफीज साहब, थोड़े से वक्त के लिए रुक जाइए। चंद्रभूषण साहब, आपसे सवाल ये है कि सरकार जब दूसरे मामले को लेकर इतनी सख्त हो जाती है, लोग जो है, लोगों में डर खौफ पैदा हो जाता है, तो आखिर इन तमाम चीजों के लिए सरकार क्यों नहीं डर पैदा कर पाती है उन भू माफियाओं या शराब माफियाओं जो इस तरह के गैर कानूनी काम करते हैं? मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम किसी भी तरह का हो, कोई भी कर रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, उसके लिए कानून का डंडा विभेद नहीं करने वाला है। और उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये हमारी प्राइम पॉलिसी है, हमारी फोकस पॉलिसी है, हमारा कोर एजेंडा है। और मैं जानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की दुर्दशा के पीछे समाजवादी बसपा सरकार में चलने वाले भ्रष्टाचार और अपराध का जो संगठित गिरोह था, वो उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है। और मैं ये भी मानता हूं कि अगर श्रेष्ठ यूपी बनना है, 3 रास्तों से गुजरना है, इसलिए हम उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं। वी आर वेरी क्लियर, वी आर वेरी फोकस्ड फॉर कंट्रोलिंग द क्राइम ऑफ एनी टाइप ऑफ क्राइम। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोई समझौता नहीं करने जा रही है। देखिए सना जी, मैंने बताया आपको विवेक तिवारी जी का केस, डीजीपी का स्टेटमेंट, और आप देख लीजिए, ये तो तथ्य है, फैक्ट है, कोई बदल नहीं सकता। डीजीपी ने पहले कहा कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में पुलिस ने किया है, यानी कि पुलिस ने सही मारा है। और बाद में जब मीडिया का और हर किसी का प्रेशर बढ़ा तो बाद में कहने लगे नहीं, ये इरादतन हत्या है, और फिर उसको जेल भेजना पड़ा। तो ये पहले सरकार बचाती है अपने, चाहे वो पुलिस वाले हों। जितेंद्र यादव जो नोएडा का केस था, उसके खिलाफ एक भी केस नहीं है, और पुलिस ने कहा कि ये हार्डन्ड क्रिमिनल है, और आज उसकी जिंदगी तबाह कर दी। और जितने भी एनकाउंटर केस 1500 के उठाकर देखिए तो सबकी एक ही स्टोरी है कि किस तरह से पैर में गोली मारी जाती है।
अलीगढ़ में एक 7 साल के बच्चे को मीडिया बुलाकर गोली मारी जाती है। मीडिया के प्रेजेंस हम गड़बड़ है। अलीगढ़ का केस आपको याद होगा कि मीडिया को बुला के गोली मारी जाती है। ये किस तरह का एनकाउंटर है? हम भी जानते हैं कि पुलिस इस बाद में पता चलता है कई बार फंस जाती है कि अपराधी सामने और गोली चला रहे हैं, पुलिस को चलानी पड़ती है। लेकिन मीडिया बुलाकर अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो ये आप एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, बल्कि इरादतन जो है आप हत्या कर रहे हैं। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चंद्रभूषण साहब, और कई घरों के चिराग बुझ गए, 2 साल में कई घरों के चिराग बुझ गए। आज भी जो जिन लोगों के घर वाले अफराद खानदान जो दूर चले गए हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने दुनिया फानी को अलविदा कह दिया है, वो सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा वाकया या ऐसा हादसा अब रोनुमा ना हो। आपकी सरकार इसके ताल्लुक से क्या कुछ करेगी, क्या कुछ कार्यबद्ध है, क्या कुछ करती हुई दिखाई दे रही है ताकि ऐसे वाकयात जो हैं दोबारा दोहराए ना जाएं? देखिए, एक्साइज महकमा जिस तरह से अराजकता का शिकार रहा है, जिस तरह से कुछ सिंडिकेट के हाथ में खेलता रहा है, उनसे हम लोगों ने बाहर निकालने में लगभग सफलता प्राप्त कर ली है। आज एक पूरी पारदर्शी व्यवस्था स्थापित हो गई है। यानी ये मान लिया जाए कि मुस्तकबिल में अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब तक रहेगी ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मान लिया जाए? निश्चित नहीं। सवाल फिर होगा आपसे, इस घटना की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस घटना की पुनरावृत्ति पुनः नहीं होगी। ये सरकार इसको लेकर संकल्पित है। एक लीक प्रूफ पॉलिसी हमारे सामने और होगी। कहीं अगर कोई लीकेज है, कोई कमियां, तो उसको हम दुरुस्त करेंगे। ठीक है। कानपुर केस के बाद क्या हुआ? कानपुर में भी हत्याएं हुई। आपकी पार्टी के लोग थे, अभी 2-3 महीने पहले की बात, आपकी पार्टी के लोग 2 महीने पहले बता रहा हूँ। अरे कोई भी समाजवादी पार्टी के लोग यही काम ही कर रहे हैं, जहरीली शराब बनाना, जहरीली शराब। ये पार्टी वो पार्टी और पिछली सरकार से बाहर निकल कर 2 साल हो गए आपको। कानपुर में क्या किया ये बताइए आप। हफीज गांधी साहब, जिस तरीके से चंद्रभूषण साहब ने कहा कि अब मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात रोनुमा नहीं होंगे, इसको लेकर सरकार जो है काम करने पर जुट गई है। क्या लगता है कि सरकार इस पर खरा उतरेगी? क्या उम्मीदें वाबस्ता है अपोजिशन के नाते? कैसे खरा खरा उतरना मान लें। अभी कानपुर में 2-3 महीना इनकी सरकार में अभी जहरीली शराब से काफी लोग मारे गए थे। तो ये आपकी पार्टी की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ किया जाएगा? अब्दुल हफीज गांधी साहब, आपकी पार्टी इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ स्टैंड लेगी? हम पूरा का सरकार को सोने नहीं देंगे जब तक कि लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। हम सरकार को पूरा का पूरा प्रेशर इन पे बनाएंगे। हम जितना भी पब्लिक अवेयरनेस का काम करेंगे, जितना भी प्रेशर इन पे हम डाल सकते हैं उतना डालने की कोशिश करेंगे। अपोजिशन का काम होता है कि वो बार बार सरकार से सवाल पूछे। अगर सरकार गलत राह पे जा रही है तो उसे सही ट्रैक पर लाने का काम भी अपोजिशन का होता है। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास प्रोग्राम में अपनी अपनी राय और अपना रुख रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ दीजिए इजाजत। आदाब।